तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि बांझपन की जो समस्या है आजकल इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। देखो होता क्या है कि बांझपन जो है पहले भी रहा है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहा है, पर आज उसकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन बहुत बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था, जब सोशल मीडिया नहीं था, हम अपने ज्यादा से ज्यादा जो है देखते थे, मोहल्ले को देखते थे कि हाँ मोहल्ले में 2 लोग हैं तो एक के हो गया। आयुर्वेदा आपको तभी असर करेगा या होम्योपैथी तभी असर करेगी जब आपकी लाइफस्टाइल A1 होगी। अच्छा, ये चीज मैं हाथ पे आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि आखिर अंडों के खत्म होने की मेनली जो रीजन है वो क्या सामने आ रही है। जो हम लोग की एज ग्रुप रहेगी वो 50-60 रहेगी, तो उसी प्रकार से हमारा रिप्रोडक्टिव जो एज है वो भी पहले खत्म हुआ जा रहा है। क्या आपने खुद उगाया खाया? क्या आपने खुद की गाय भैंस पाली? तो पहली चीज है आपको रेजिस्ट नहीं करना है। ये चेंज है, एक्सेप्ट करिए, ये चेंज है, पोल्यूशन है, सब है, हम पैकेट फूड खा रहे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं GMD न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका वर्मा और आज हम आ गए हैं धन्वंतरी हॉस्पिटल और आज हमारे साथ सोनल द्विवेदी हैं जिनसे हम जानेंगे तमाम चीजों के बारे में, जैसे कि आजकल बांझपन की समस्या नव युवतियों में ज्यादा देखे जा रहे हैं और ऐसे में लगता है कि हम क्या चीज करें, क्योंकि स्ट्रेस्ड भी होते हैं, फैमिली से, सोसाइटी से, तमाम चीजें होती हैं जो बांझपन को बढ़ाती हैं और माँ बनने में भी काफी मुश्किलें आती हैं। तो आज हम आ चुके हैं हॉस्पिटल धन्वंतरी में और आज हमारे साथ डॉक्टर सोनल द्विवेदी हैं जिनसे हम जानेंगे इन तमाम सवालों के जवाब। सबसे पहले सोनल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू दीपिका, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। सोनल द्विवेदी जी, सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन जरूर दें। ठीक है, मैं डॉक्टर सोनल द्विवेदी हूँ और मैं धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी में इस समय कार्यरत हूँ और बेसिकली मैंने MBBS MS किया है, उसके बाद सुपर स्पेशलाइजेशन में फीटल मेडिसिन किया है और मेरा स्पेशल इंटरेस्ट रहा है नेचुरल कंसेप्शन में, IUI और IVF में। तो मैं काफ़ी कपल्स की मदद भी करती हूँ जो कि इस बीमारी से जूझ रहे हैं और इन केस अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी है तो उसमें भी मैं पूरी तरह से उनकी हेल्प करती हूँ। अच्छा सोनल द्विवेदी जी, आपने तो प्रॉपर इन तमाम चीज़ों को देखा भी है, समझा भी है, तमाम ऐसे पेशेंट भी आते हैं। आज हम बात करने वाले हैं बांझपन की। ऐसे तमाम ऐसे पेशेंट भी आए होंगे जिन्होंने आपसे ये समस्या कही होगी। तो सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगी कि बांझपन की जो समस्या है आजकल इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है। देखियो होता क्या है कि बांझपन जो है पहले भी रहा है, ऐसा नहीं कि पहले नहीं रहा है, पर आज उसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हमें समझना है कि औरतों को वो काम दे दिया गया है जो पुराने ज़माने में आदमी किया करते थे या मर्द किया करते थे घर के। आज औरतें कमा रही हैं, सेम लेवल पे करियर पे हैं, तो उनको ये बीमारियां, स्ट्रेस जो है स्पेसिफिकली, तो क्या है कि औरतों ने अपना करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो रही हैं जो औरतें हैं, बट जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो इन लॉज हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनकी जो सोच है, जो समझ है, वो यही है कि नहीं बच्चा होना चाहिए, है ना, बच्चा होना चाहिए, शादी हुई बच्चा होना चाहिए, चाहे वो आज पुलिस इंस्पेक्टर है, चाहे आर्मी में जॉब कर रही है, डॉक्टर है, कोई भी है। तो आजकल इन लॉज और ये सब रिलेटिव्स उसको उसी पैमाने पे नापते हैं। तो पहली बात है कि इस स्ट्रेस के कारण, इस स्ट्रेस, जॉब के स्ट्रेस प्लस करियर का स्ट्रेस प्लस कि बच्चा करना है और मुझे इन लोगों को प्राउड महसूस कराना है कि हाँ भाई मेरी बहू को बच्चा हो गया, ये जो प्राउड महसूस कराना है, तो औरतें अपने आप को उस पैमाने पे लाने के लिए इतने स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजरती हैं कि उनकी एग क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है, एग की संख्या बहुत ज़्यादा डिटोरिएट कर जाती है। एज अ कपल आज आप देख रहे हो डिवोर्सेस के रेट बढ़ रहे हैं क्योंकि ये जो स्ट्रेस है ये उनके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पे भी पड़ता है। आप बिलीव नहीं करोगे दीपिका, आजकल हमारे पास ऐसे पेशेंट्स आते हैं 2 महीने हुए शादी के, मैम हमको जल्दी कंसीव करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है। तब मैं उनसे बोलती हूँ कि ये टाइम तो आपको आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने का है, एक दूसरे को समझने का है, क्योंकि जो प्रेगनेंसी होती है, जो माता पिता का फर्ज होता है, वो जो होता है बहुत डिफिकल्ट होता है।
है ना। अगर हम ये प्रेशर पहले ही डाल देंगे एक कपल पे तो वो टूट जाएंगे, वो डिवोर्स की ओर चले जाएंगे। तो केवल इनफर्टिलिटी के कपल को नहीं, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी समझना चाहिए कि आपको प्रेशर नहीं देना है। आपने अपने बच्चे पैदा कर दिए, बड़े कर दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो माता पिता हैं, जो नई शादीशुदा जोड़ा है, उस पर आप प्रेशर डालें। आपका मेन चीज होनी चाहिए कि वो दोनों प्रसन्न रहें, खुश रहें, ये इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रेस जो हो रहा है इस समय औरतों में और आदमियों में, वो ज्यादा जो है इनफर्टिलिटी का कारण पड़ रहा है। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया भी प्ले करता है। सोशल मीडिया इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी शादी किसी के साथ हुई, उसको बच्चा हो गया पर आपको नहीं हुआ, है ना। तो इससे भी आपको प्रेशर बढ़ता है, कंपैरिजन, क्योंकि तो सोशल मीडिया ने कंपैरिजन बहुत बढ़ा दिया है। पहले क्या होता था, जब सोशल मीडिया नहीं था, हम अपने ज्यादा से ज्यादा जो है देखते थे, मोहल्ले को देखते थे कि हाँ मोहल्ले में 2 लोग हैं तो एक के हो गया। अभी तो आप पूरे वर्ल्ड से जुड़े हो, तो वो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा हो गया है। तो ये कारण है बेसिकली स्ट्रेस, कंपटीशन और करियर में इन्वॉल्वमेंट। और फैमिली मेंबर्स, जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको समझना चाहिए कि उनको प्रेशर नहीं करना है, न्यूली वेड्स को, कपल को प्रेशर नहीं करना है, ताकि डिवोर्स रेट भी कम हो और जो कपल है वो अपने आप कंसीव भी कर सके। बिल्कुल, और ये जो जिम्मेदारी है ये दोनों मिलकर निभाएं, और कुछ टाइम बाद उन चीज़ों के लिए आप एडजस्ट हो जाते हैं, मेंटली, फिजिकली, तमाम चीज़ों के लिए आप रेडी होते हैं। हाँ, ट्रू। अच्छा, एक चीज़ सोनल जी यहाँ जानना चाहूँगी कि जैसे बहुत से लोग आईवीएफ को लेके बहुत दिमाग में क्लैशिंग होती है कि आईवीएफ कराना चाहिए या फिर नहीं कराना चाहिए, लास्ट ऑप्शन ही यही है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, आईवीएफ कोई फैशन नहीं है। पहले मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि आईवीएफ कोई फैशन नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर पे जा रहे हो और आप बोल रहे हो कि मुझे हाइड्रा फेशियल चाहिए, समझ रहे हो। आईवीएफ एक ट्रीटमेंट है जिसके गाइडलाइंस है कि कब करना चाहिए, है ना। अगर आईवीएफ का हम दूसरा नाम जाने तो टेस्ट ट्यूब बेबी भी है ना। तो टेस्ट ट्यूब बेबी नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में बच्चे नहीं बन रहे हैं। टेस्ट में अगर ट्यूब्स बंद आती हैं तो टेस्ट ट्यूब बेबी या आईवीएफ कराया जाता है नॉर्मली, ठीक है। बट आजकल अगर आपके एग्स खत्म हो गए हैं या स्पर्म्स नहीं है, तब भी आप जो है आईवीएफ की तरफ जा सकते हो। अगर आपकी एज 35 से ऊपर है तब भी आपको आईवीएफ की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि एग की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों खत्म हो जाते हैं धीरे धीरे एज के साथ। तो आईवीएफ कोई ऐसा नहीं है कि 25 इयर्स की औरत ने सोचा कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है, मैं जाऊं और आईवीएफ करा लूं, तो ऐसा नहीं होता है। आपको आईवीएफ जो है बेसिकली जब तक आपको जरूरत नहीं है तब तक नहीं कराना चाहिए। ये एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है, कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं है कि मैंने आईवीएफ कराया या फिर नहीं कराया। तो लोगों में जो भ्रांति है कि हम अगर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो सीधे मुझे आईवीएफ बोल देगा, तो ऐसा नहीं होता है। पहले हम जांच करते हैं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आपको बेबी क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और अगर उसमें ऐसी चीज मिलती है जो आईवीएफ के थ्रू ही सॉल्व हो सकती है, जैसे आपकी ट्यूब्स बंद है, नहीं खुल सकती किसी भी प्रकार से, लैप्रोस्कोपी से या इंस्टलेशन के द्वारा नहीं खुल सकती, तो हम आपको आईवीएफ ही बताएंगे। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है मेरी ट्यूब्स खुली हैं, समझिए ट्यूब्स खुली हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, और वो जाके आईवीएफ करा लेता है बिना जाने कि मेरे बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, उनका आईवीएफ फेल होने का जो रेट है वो सबसे ज्यादा होता है। क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी का जो आविष्कार हुआ है वो ट्यूब्स जिनकी बंद है उन्हीं महिलाओं के लिए हुआ है। हाँ, लेकिन लोग आजकल क्या कर रहे हैं, 35 इयर्स के ऊपर है, ट्यूब्स दोनों खुली हुई हैं और कोई कारण ढूंढने का कोशिश ही नहीं करते हैं, डॉक्टर की तरफ से भी और पेशेंट की तरफ से भी। पेशेंट भी इम्पेशेंट हो जाते हैं क्योंकि उनको जल्दी बच्चा करना होता है। तो आप क्या है कि आप ढूंढ ही नहीं पाते हो कि इनको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो कारण ढूंढना, अगर आपका कारण पकड़ में आ गया और उसका इलाज हो गया तो आपको आईवीएफ, आईयूआई किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। पर अगर कारण नहीं पता है और आप सीधे आईवीएफ के लिए जा रहे हो तो उस कंडीशन में आईवीएफ फेल भी हो सकता है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस हो गई, है ना। तो एंडोमेट्रियोसिस में अगर सीवियर एंडोमेट्रियोसिस और आप आईवीएफ के लिए जा रहे हो बिना एंडोमेट्रियोसिस को ठीक करें,
तो आपका आईवीएफ फेल हो जाएगा। या मान लीजिए आपके यूट्रस में किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, नॉर्मल इन्फेक्शन है, टीबी का इन्फेक्शन है, आपको बेबी नहीं हो रहा है, पर कभी आपने डिटेक्ट ही नहीं कराया कि भाई टीबी भी हो सकता है, आप सीधे आईवीएफ के लिए चले गए। मेरे पास कितने पेशेंट्स आते हैं दीपिका जो क्या कहते हैं कि उन्होंने आईवीएफ कराया है और 5वां महीना चल रहा है, 4था महीना चल रहा है और उनका बच्चा जो है गर्भ में ही खत्म हो जाता है या कभी कभी अबॉर्ट हो जाता है। तो आप खुद सोचिए, जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, उस ट्रीटमेंट को लेने से पहले क्या आप उस ट्रीटमेंट के कैंडिडेट हो, ये भी सोचना और समझना जो है कपल का वो हो जाता है कि वो अपने डॉक्टर से पूछे। जरूरी है जानना कि हम आईवीएफ के लिए वाकई में मेरी बॉडी उसके लिए है या फिर नहीं है। कुछ और ऑप्शंस भी हो सकते हैं यहाँ पर। बिल्कुल, तो यहाँ पे थोड़ा सा डॉक्टर को भी समझना होगा और पेशेंट को भी इम्पेशेंट नहीं होना है यहाँ पर। थोड़ा सा पेशेंसली चीजों को देखें, समझें और थोड़ा सा वेट करें, आई थिंक। अच्छा सोनाली जी, यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे ऐसे जो नव दंपति हैं, जो न्यू कपल्स हैं, उनमें प्रेशर तो होता है, एक सोसाइटी का हुआ, फैमिली का भी हुआ, बहुत बारी ऐसा होता है कि मिसकैरेज हो गया। तो जब हम दोबारा से कंसीव करते हैं ऐसे पे, तो इस टाइम पर क्या कुछ और प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं? देखिए, जब हम बात करते हैं मिसकैरेज की, पर्टिकुलरली नया कपल है, उसका पहला मिसकैरेज हो गया, क्या होता है कि पुराने ज़माने पे भी मिसकैरेज होते थे, हम कंपेयर करेंगे। क्योंकि क्या है कि जब पुराने ज़माने में महीना चढ़ता था तो औरतों को लगता था महीना चढ़ गया है, कोई बात नहीं, और पीरियड हो गया, उनको लगता है, और कोई अल्ट्रासाउंड नहीं होता था, कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता था, तो अर्ली प्रेगनेंसी पता ही नहीं लगती थी पुराने ज़माने पे, क्योंकि औरतें भी इतनी एजुकेटेड नहीं होती थी कि हमें टेस्ट करना है ना, तो उनको अबॉर्ट हो जाता था और उनको पता नहीं चलता था। अभी क्या है कि जो न्यू कपल है, जब उसका पीरियड चढ़ता है, 2 दिन भी चढ़ता है, तो कपल टेस्ट करता है कि भाई मेरी 2 लाइनें हैं कि नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरा पीरियड चढ़ा तो चांसेस हैं प्रेगनेंसी के, ठीक। फिर वो उसको जो है हम डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको दवा गोली देते, तो वो प्रेगनेंसी, चाहे गड़बड़ प्रेगनेंसी हो, वो सपोर्ट हो जाती है। तो वही उसी को हम लोग मिसकैरेज कहने लगते हैं। अभी ये मैं न्यू कपल की बात कर रही हूँ। तो अगर ऐसे कपल में पहली प्रेगनेंसी थी, अबॉर्ट हो गई या नहीं रुकी, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी 70% औरतों की खराब हो जाती है। उसमें से कुछ औरतों को पता चल जाता है कि भाई मेरी प्रेगनेंसी जो है और वो खराब हो गई, और कुछ औरतों को तो पता भी नहीं चलता, जो गांव और इस तरफ से हैं, तो उनका महीना चढ़ता और महीना आ जाता है, अबॉर्ट हो जाती हैं, उनको पता भी नहीं चलता है। तो बेसिकली अगर कोई नया कपल है जिसकी पहली बार प्रेगनेंसी रुकी है और अबॉर्ट कर गई है, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं। जो किताबें हैं, किताबों के अनुसार 2 या 2 से ज्यादा बार अब आपको अबॉर्शन हो रहा है, तो आपको डिटेल्ड जांचों की जरूरत है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिटेल्ड जांचों में जेनेटिक जांच आ जाती है। पहले 3 महीने में अगर जो भ्रूण है वो अच्छे से नहीं बना है, जो एम्ब्रियो अच्छे से नहीं बना है, तो कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ये देखना जरूरी है। माँ के ब्लड में एप्ला प्रोफाइल, हम माँ के ब्लड से एप्ला प्रोफाइल कराते हैं, जिसमें अगर कोई माँ के ब्लड में एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी पाई जाती है जो बच्चे को खत्म कर देती है, तो वो भी टेस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है। और अगर यूट्रस में कोई एनॉमली है अल्ट्रासाउंड वगैरह से, तो वो भी हम देखते हैं। तो बेसिकली 2 अबॉर्शन तक हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर दोनों अबॉर्ट हो गए हैं तो तीसरी बार प्रेगनेंसी करने से पहले हमें टेस्ट की ज़रूरत है और प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो ये किस टाइप के टेस्ट वगैरह करते हैं जब, जैसा कि आपने बताया कि 2 बार ये अबॉर्शन हो गया, मिसकैरेज हो गया, उसके बाद हम जेनेटिक टेस्ट करते हैं। जेनेटिक टेस्ट होता है माता पिता का, या अगर हमारे पास बेबी है जो कि अबॉर्टेड बेबी है, एम्ब्रियो है, तो उसको भी हम जेनेटिक टेस्ट के लिए भेज सकते हैं। साथ में जो है माँ के ब्लड से हम एप्ला प्रोफाइल करते हैं, कहीं एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ तो नहीं है। बाकी हम 3D में अल्ट्रासाउंड करते हैं बच्चेदानी का, कि कोई हमें एनॉमली या बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं दिख रही है। बाद में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हस्बैंड और वाइफ को अच्छा एंटीऑक्सीडेंट देने की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ताकि क्वालिटी, ये सब हमने जो काम किया है वो तो ठीक है, बट
आजकल क्वालिटी भी खराब हो रही है। यंग कपल्स में देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेनेटिक नहीं है, एप्ला में कुछ नहीं है, पर प्रदूषण इतना ज्यादा है कि जो ऑक्सीजन रिएक्टिव स्पीशीज है वो एम्ब्रियो को, स्पर्म्स को और एग्स को खराब कर देती है। हाँ, तो अगर कोई कपल कंसीव करना चाहता है तो मैं चाहती हूँ बेसिकली वो दोनों लोग अच्छा एंटीऑक्सीडेंट स्टार्ट करें ताकि जो स्पर्म और एग की क्वालिटी है वो अच्छी रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जनरली जो होता है हम देखते हैं कि पेशेंट बस कंसीव करने में सोचता है कि हमें इन दिनों साथ रहना है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जो है एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट मार्केट में ओवर द काउंटर भी अवेलेबल है, कोई भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट दोनों लोग ले सकते हैं जब अगर ट्राई कर रहे हैं तो इससे काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाता है तो नेक्स्ट बेबी है वो अच्छा डेवलप हो। तो 3 मंथ्स तक उनको ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए कंसीव करने से पहले। अच्छा सोनल जी, यहाँ पर एक चीज़ और आपसे यहाँ समझना चाहूँगी कि जैसे बहुत सारे कपल्स होते हैं जो सोचते हैं कि अच्छा 6 मंथ हमें बेबी प्लान नहीं करना है, 1 ईयर प्लान नहीं करना है, तो ऐसे में बहुत सारी दवाइयाँ, इंजेक्शन, तमाम चीज़ें वो यूज़ करते हैं सोशल मीडिया के भी माध्यम से, और किसी ने बता दिया, इवन डॉक्टर के परामर्श से नहीं, यहाँ पर सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके ये चीज़ें ये लोग कंसीव करते हैं, तो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ जाता है बांझपन पे? बांझपन पे तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमें सोशल मीडिया में जो दिख रहा है या जो दवा दिख रही है वो हम पे भी एक्ट कर जाएगी। आप समझिए, मैं आपको बताती हूँ अभी क्या है कि एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथिक में आपस में बहुत वो चल रहा है। मतलब एलोपैथी वाले तो कम ही कहते हैं कि आयुर्वेदा खराब है या होम्योपैथिक, क्योंकि आप मेरे घर पे भी जाओगे तो आयुर्वेदा, होम्योपैथिक दवाइयाँ मिलेंगी, और हो सकता है आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास भी जाओगे तो उनके घर पे भी एलोपैथिक मिलेगी। तो पहली चीज़ है, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं कि मैंने 2 साल से आयुर्वेदा लिया है। मैं पूछती हूँ आपने योगा किया है? योगा किया, प्राणायाम किया? आयुर्वेदा आपको तभी असर करेगा या होम्योपैथी तभी असर करेगी जब आपकी लाइफस्टाइल A1 होगी। आप अगर ये सोचते हो कि मैं सिर्फ दवा खा के कंसीव कर जाऊं तो ये नहीं होगा। आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन या एलोपैथिक मेडिसिन जो कि आप ले रहे हो उसके साथ लाइफस्टाइल जरूर मैनेज करना है। तो क्या होता है, जब पेशेंट आता है, मान लीजिए एक्स पर्सन का उसने सोशल मीडिया देखा, उसने बताया कि ये दवा खाओ आप प्रेग्नेंट हो जाओगे, या मैंने ये दवा खाई मैं प्रेग्नेंट हो गई, उसकी प्रॉब्लम अलग रही होगी। हो सकता है उसके अंडे टाइम पे नहीं फूट रहे हो सकता है उसके ट्यूब ब्लॉक हो सकता है हस्बैंड में प्रॉब्लम हो। तो आपको पहले प्रॉब्लम पकड़नी है। आप ये नहीं सोच सकते कि जो है मैं ये दवा ले लूं और ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं समझ पा रही हूँ, जो कपल्स हैं या फिर आमतौर पे तमाम लोगों को मैंने देखा है, वो सेम चीज वही करते हैं जो अगला इंसान कर रहा है। वो चीज ये नहीं समझते हैं कि बॉडी अलग है, टेम्परामेंट अलग है, क्योंकि एक्सेप्टेंस बहुत माना जाता है कि बॉडी क्या एक्सेप्ट कर रही है, किस मेडिसिन को कैसे एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ बहुत ज़्यादा मैं मायने समझती हूँ कि बांझपन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, क्योंकि जैसा आपने बताया भी कि जो दवा अगले व्यक्ति को फायदा कर रही है वो दूसरे को फायदा नहीं करेगी। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आती है कि ये जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रही है लोगों को, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, सोशल मीडिया के थ्रू कि हमें भी यही चीज़ अफेक्ट करेगी या चीज़ हमें फ़ायदा करेगी। आपको समझना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है, अपना चेकअप कराना है। अभी मैं आपको एक केस बताती हूँ दीपिका जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। 6 ईयर से बच्चा नहीं रुक रहा था उनको, 6 ईयर से उन्होंने सब जांचें करा ली, सब कुछ करा लिया। हम लोग ने जब देखा तो उसके बच्चेदानी के मुंह पे छाला था। उस छाले की हमने क्रायोथेरेपी की, जांच की, प्रॉपर क्रायोथेरेपी की, वो छाला ठीक हुआ, कंसीव की नेचुरली, पहला बच्चा हुआ, सेकंड बार भी कंसीव की नेचुरली, उसका फिर बच्चा हो यहीं पे हुआ। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब एक छाला बच्चेदानी के मुंह पे, शुक्राणु खत्म हो जाना था, शुक्राणु का टेस्ट नॉर्मल आएगा। यहाँ प्रॉपर एग्जामिन की बात है। बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर तरह से। हाँ,
प्रॉपर, हाँ, यहाँ पे डाउट में रहते हैं कि अच्छा ये मेडिसिन ले लूंगी तो हो जाएगा। हाँ नहीं, पेशेंट्स भी आते हैं जो कहते हैं मैडम दवा दे दीजिए बच्चा रुकने की। हाँ तो बेसिकली हमें समझना है दवा क्या है। या तो आप अंडे बनाने की दवा दोगे, अगर उस महिला को पहले से अंडे बन रहे हैं तो आप और अंडे बना के क्या कर लोगे? समझ रहे हो कि नहीं? हर महीने अगर उसके अंडे बन रहे हैं तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम है ही नहीं उसकी, वो नेचुरल प्रोसेस में चल रहा है। हाँ। तो प्रॉब्लम हमें ढूंढनी है, यहाँ पे डॉक्टर को डिटेक्टिव बनना पड़ता है, बिल्कुल है ना? तो डॉक्टर जब तक डिटेक्टिव नहीं बनेगा तब तक कपल कंसीव नहीं करेगा। तो मैं पेशेंट से यही बोलती हूँ कि मैं डिटेक्टिव हूँ इस समय, तो आपको सब कुछ बताना है मुझे क्लियरली। और कहा भी जाता है देखिए कि डॉक्टर से वकील से कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए। ट्रू, ये बिल्कुल सही बात। एवरीथिंग आपको बताना हाँ, होगा true. कि आपने क्या चीज करी, कैसे करा, तमाम चीजें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझना चाहूंगी कि जैसे साइकिल डिस्टर्ब हो गया, हाँ। उसके बाद ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते होंगे जिनका जो मेंटल टेम्परामेंट होता है वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है। कितना ज्यादा डिसअपॉइंट होते हैं ये लोग? बहुत ज्यादा। कैसे अगर आप उसको उनका मान मतलब- लीजिए, मैं बता रही हूँ, आईवीएफ अगर फेल होता है तो फाइनेंशियली मतलब डिफरेंट व्यक्ति जो होता है ना, पहले तो शॉक के स्टेट में चला जाता है क्योंकि उनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, इतने इंजेक्शंस लगे होते हैं, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ होता है, फिर पेशेंट अगर आता है तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होता है कि हम तो चाह रहे थे कि प्रेगनेंसी रुक जाए, और मतलब हो सकता है उन्होंने फैमिली मेम्बर्स को भी बता दिया हो। जनरली आईवीएफ लोग अपनी फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताते हैं ड्यू टू डिफरेंट रीज़न, बट फिर भी जो है एज अ कपल वो दोनों काफ़ी, और कभी कभी ब्लेमिंग स्टेप उठाने लगते हैं, तो वो बहुत गड़बड़ होता है। जैसे हस्बैंड बोलेगा वाई इन्होंने ढंग से खाना नहीं खाया, वाइफ की वजह से इन्होंने भारी सामान उठा लिया, ये मार्केट चली गई, ये अपने मायके चली गई। तो पहले मैं बता देना चाहती हूँ इसमें से कोई भी कारण मिसकैरेज का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है मैं आपको समझाती हूँ, क्योंकि देखिए आपने बाहर देखा होगा लोग उठा उठा के, औरतें जो हैं ईंटें उठा उठा के प्रेग्नेंट भी हैं, ईंटें उठा के बिल्डिंग बना रही है। बिल्कुल समझ रहे हो कि नहीं? तो ये मिसकैरेज का कारण ही नहीं है, कहीं किताब में नहीं लिखा है। भाई आप मुझसे क्यों इंटरव्यू ले रहे हो? मैं आपको किताब की बात बताऊंगी ना। तो किताब में कहीं नहीं लिखा है कि आईवीएफ के बाद या आईयूआई के बाद आपको बेड रेस्ट करना है, पर लोगों ने एक भ्रांति बना दी और इसमें कपल आपस में भी लड़ जाते हैं, दोषारोपण करते हैं कि तुम्हारे पीछे ऐसा हुआ या तुम्हारे पीछे ऐसा हुआ। तो इसमें फीमेल जो होती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होती है, क्योंकि हो सकता है इतना फाइनेंस में, जैसे मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख जितने भी लगे उसको, तो वो उसके सर आ जाता है कि तुम्हारे लिए मैं इतना खर्चा कर रहा हूँ और फिर भी तुम कंसीव नहीं कर पा रही हो। तो औरत पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है। मोस्टली औरतें जो होती हैं आईवीएफ से इसीलिए डरती भी हैं कि अगर बाय चांस फेल हो गया तो उनको जो ताने सुनने पड़ेंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे और मेंटली टॉर्चरिंग भी होंगे। अच्छा, बहुत सारी पेशेंट ऐसी आई भी होंगी आपके सामने जो बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग उन्होंने सुना होगा, बर्दाश्त किया होगा, उसके बाद उनकी प्रेगनेंसी पे कितना असर पड़ता है? देखिए अगर आईवीएफ फेल हुआ है, टॉर्चर तो हो चुकी हाँ, है, फिजिकली उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है बॉडी पे। अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें ऐसे औरत के जिसको टॉर्चर किया जा रहा है या फिर मेंटली टॉर्चर, देखिए आजकल फिजिकल टॉर्चर तो हो नहीं पाता, इतना इजी नहीं है, तो लोगों ने मेंटल टॉर्चर का नया बना लिया है कि आप किसी को इतना बोलो कि दिन रात वो वही सुनता रहे या समझता रहे। तो पहली चीज़ है कि मेंटल टॉर्चर जो औरत होती है उसका गर्भ संस्कार कभी अच्छा नहीं होगा। जो उसको बच्चा पैदा होगा वो आईयूजीआर मतलब कमज़ोर होगा, मेंटली कमज़ोर होगा और आगे भी उसका आईक्यू लेवल जो है कम रहेगा। तो ये हमें समझना है कि औरत जो है बहुत ज़रूरी, मतलब ईश्वर की तरह आप मानिए उस औरत को जिसके गर्भ है, जिसकी कोख में बच्चा पल रहा है। आई थिंक यहाँ पर ये थोड़ा समझना होगा लोगों को भी और सोसाइटी को भी कि जिस महिला को आप टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटली प्रेशराइज कर रहे हैं, आप अगली नेक्स्ट जनरेशन को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि तमाम जो चीज़ें हैं वो एक महिला से उस शिशु में जाती है, तो शिशु उतना ही डिप्रेस्ड होगा, उतना ही उसका आईक्यू लेवल जो है वो 0% पे आ जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखें। जी सोनल जी। हाँ, तो इसलिए मेंटल जो सपोर्ट है औरत का बहुत ज़रूरी है।
वो हम लोग बेसिकली बहुत ख्याल रखते हैं धन्वंतरी पे। तभी हमने अपनी जो ओबीजी डिपार्टमेंट है उसका नाम भी धन्वंतरी जननी रखा है। जननी इसलिए क्योंकि वो जननी है और एक नए जीवन को जो है जन्म देने वाली है, तो वो ईश्वर के रूप में होती है हमारे आगे। और ईश्वर का रूप ही है कि वो एक नए जीवन को अपने और शरीर आप के अंदर सोचिए पालती है। इतनी ताकत किस में होती है ना? ये तो पावर है जिसे हम शक्ति कहते हैं, जगत जननी कहते हैं, तो वो औरत के अंदर ही है। तो अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है या नहीं भी प्रेग्नेंट है, हमको उसको रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना है। अगर आपके अंदर एक औरत के प्रति रिस्पेक्ट है तो वो किसी भी जो आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, उसके उत्थान में ही काम करती है। चाहे उसके जितना पूजा पाठ है कुछ है, वो आपके ही फैमिली में लगती है वो चीज़। तो पहली चीज़ है कि अगर फीमेल, अब आप देखिए कितनी बड़ी बात मैं आपको बोलने वाली हूँ, जो लक्ष्मी जी का खुद का पुत्र कौन था या पुत्री कौन थी? गोद लिए था उन्होंने गणेश जी को, ठीक है। पार्वती जी और शंकर जी के आपस में कौन से पुत्र और पुत्री थे? दोनों के अलग अलग थे। तो हमें समझना है कि जिन औरतों के बच्चा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बांझ है, वो भी देवी स्वरूप है। हिंदुस्तान में हम यही भूल गए हैं। हम ऐसी औरतों की रिस्पेक्ट नहीं करते और पूजा करते हैं लक्ष्मी जी और पार्वती जी की। तो हमारे, हाँ, हमारे भगवानों में भी, भाई आप किसी उद्देश्य से जन्म लेते हो इस जीवन में। जी बिल्कुल सोनल जी, जैसे कि महिलाएं जो है वो पूजनीय हमेशा से रही है लोगों को, लेकिन यहाँ पे समझना होगा कि जो औरत माँ नहीं बन रही है वो भी पूजनीय है, क्योंकि एक ईश्वर का रूप ही तो है जो अपने भीतर एक संतान को लेकर आती है और आपको वो सुख से परिचय करवाती है। अच्छा सोनल जी, यहाँ पर एक चीज और समझना चाहूंगी, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे IUI और IVF, तमाम ऐसी जो कैरेक्टराइज हैं, जो डिफरेंट स्टेजेस हैं, ऐसे में किन किन एज वर्ग को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है? पहले थोड़ा सा इन चीज़ों को टेक्निकली मैं आपसे समझना चाहूँगी कि IUI क्या है और IVF तो तमाम लोग जानते भी हैं, तो इन चीज़ों को मैं आपसे जानना चाहूँगी। ठीक है, IUI के बारे में हम समझते हैं कि IUI क्या है। मतलब IUI तब हम करते हैं जब अगर हस्बैंड के शुक्राणु में कोई कमी आ रही है ना, लेकिन औरत के दोनों ट्यूब खुले हैं, उनके अंडे बन रहे हैं, है ना। तो क्या होता था पहले, जो है एक जांच हुआ करती थी पोस्ट क्वाइटल टेस्ट। मैं आपको समझाती हूँ। पोस्ट क्वाइटल टेस्ट में क्या होता था कि जैसे संबंध बना उसके दूसरे दिन जो है औरत आती थी, हम लोग नीचे से जांच लेते थे और देखते थे शुक्राणु जिंदा है कि खत्म हो गए। अगर शुक्राणु 72 आवर्स तक जिंदा रहने चाहिए, वो खत्म हो गए हैं, तो इसका मतलब है एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है महिला के अंदर, जो कि शुक्राणुओं को खत्म कर दे रही है। उसका ट्रीटमेंट होता था, बच्चा हो जाता था। फिर क्या हुआ? IUI आया। अब आपको समझना है ये IUI IVF का जो रचना हुई या फिर जो आविष्कार हुआ वो इंडिया में नहीं हुआ है ना, वो US में हुआ है। तो पहली चीज़ है IUI में क्या किया जाता है कि हम एज अ डॉक्टर आदमी के शुक्राणु सीधे बच्चेदानी में डाल के आते हैं जब अंडा फूटता है। तो मतलब इस समय हम क्या कर रहे हैं, हम अल्ट्रासाउंड से औरत का अंडा देखते हैं वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। बन रहा है और जब फटता है तो हम हस्बैंड के शुक्राणु लेते हैं, उन्हें वॉश करते हैं और बच्चेदानी में अंदर छोड़ के आते हैं। तो हमने वो जो बच्चेदानी का मुंह है उसे बाईपास कर दिया, छाले को बाईपास कर दिया, ठीक है। अगर कोई छाला है हमने बाईपास कर दिया, अगर एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है हमने उसे बाईपास कर दिया, ठीक है। औरत की बात करें अगर तो पहली चीज़ है ऐसे केसेस में अगर आपको जैसे छाला है या एंटी स्पर्म एंटीबॉडी और जल्दी बच्चा चाहिए तो IUI बेहतर विकल्प रहता है। अदरवाइज आपके पास अगर टाइम है, मान लीजिए आप 37 ईयर्स पे मेरे पास आ रहे हो, तो मैं आपको IUI सजेस्ट करूंगी, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम छाले को ठीक करें या हम एंटी स्पर्म एंटीबॉडी को ठीक करें, तो हम आपको IUI सजेस्ट करेंगे। अगर आप एज 25-26 पे आए हो, आपके बच्चेदानी के मुंह पे छाला है या एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है, तो पहले हम उसे ठीक करना चाहेंगे। तो IUI जो है स्टेप है, मैं मरीज को ये बताती हूँ, ये स्टेप्स हैं,
ट्रीटमेंट के, सबसे पहला स्टेप है नेचुरल कंसेप्शन। हमें पता लगाना है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करना है। ये किस में होना चाहिए? जिनकी एज कम है ना, 35 इयर्स तक जो है हम बहुत ज़्यादा ये करके चलते कि आपको ये प्रॉब्लम है, हम पहले प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे फिर आपको बेबी हो। आपके पास टाइम होता है और आईयूआई में आपके पास टाइम नहीं है, हाँ, कोई डिसीजन आपको लेना है ना। और 35 इयर्स के बाद, क्योंकि हर महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग इतनी देर तेजी से गिर रहा है, तो फिर हम, अगर आपको आईयूआई है आपका बेहतर ऑप्शन, जिसमें हस्बैंड के शुक्राणु थोड़े कम है, या फिर आपके एंटी स्पर्म एंटीबॉडी है, या बच्चेदानी के मुंह पे छाला है, तो ऐसे केस में हम आईयूआई प्रिफर करते हैं। मान लीजिए औरत का ट्यूब बंद है, तो हम आईवीएफ प्रेफर करेंगे, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रेफर करेंगे अगर ट्यूब्स बंद है ना। या फिर माँ के अंडे बिल्कुल ख़त्म हो गए। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि बहुत कम एज पे ही अंडे ख़त्म हो जा रहे हैं औरतों के। अच्छा, ये चीज मैं यहाँ पे आपसे थोड़ा जानना चाहूंगी कि आखिर अंडों के खत्म होने की मेनली जो रीजन है वो क्या सामने आ रही है? क्या हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी खत्म हो गई है, कम हो गई है। आप बताइए ना, अपनी एज में हम लोग के जो है 70-80 में आपको कितने लोग दिख जाते हैं? 70 इयर्स 80 इयर्स। जो हम लोग की एज ग्रुप रहेगी वो 50-60 रहेगी। तो उसी प्रकार से हमारा रिप्रोडक्टिव जो एज है वो भी पहले खत्म हुआ जा रहा है। समझ रहे हो कि नहीं? प्लस हमारा पोल्यूशन है ना, और चीज़ों का पैकेट फूड, 8-9 साल की लड़कियां या लड़के जो है मैगी खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं। जो चीज़ हम लोग को महीने में एक बार मिलती थी उनको रोज मिल रही है। तो आप अपने टाइम को याद करिए कि आप कितने, जब होता था कि कोई पार्टी हो रही है या एग्जाम में बहुत अच्छा किया तो मैगी बनती थी, तब हमने इन चीजों को खाया, है ना। enjoy अभी किया। क्या है, हर हफ्ते में 3 बार तो मैगी बन जाएगी, आप तो कम कह रही हैं, 3 बार रोज ही बन जाएगी। वर्सेस में वही, ही देखा जा सकता है, वही, बच्चे वही। हैबिचुअल हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा हो गया है। गार्जियन भी इजीली उन चीजों को प्रोवाइड भी कर रहे हैं। हाँ, देखिए ना, ब्लिंकिट, जोमेटो। पहले आपको चलो खाना खाने जाना होता था बाहर का भी, तो आप सोचते थे कि चलो बाहर। हाँ, प्लान करते थे कि हाँ, तो फूड इस दिन हैबिट्स जाएंगे। हो गई, लाइफस्टाइल हो गया, ये भी बहुत ज़्यादा चेंज है। और अगर हम इस चीज़ चेंज को फाइट करते हैं ना, तो फिर हमारे बेबी नहीं होता है। काफ़ी कपल्स आते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, 40 इयर्स के हो रहे हैं लेकिन नेचुरल ही चाहिए। तो मैं ये पूछती हूँ कि 40 साल में आपने नेचुरल चीज़ करी क्या है जो नेचुरली आपको बेबी हो जाए? क्या आपने खुद उगाया खाया? क्या आपने खुद की गाय भैंस पाली? तो पहली चीज है, आपको रेजिस्ट नहीं करना है। ये चेंज है, एक्सेप्ट करिए, ये चेंज है, पोल्यूशन है, सब है, हम पैकेट फूड खा रहे हैं, तो आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके बिना ट्रीटमेंट के बेबी आ जाए, जब तक आप लाइफस्टाइल चेंजेस ना करो या भगवान की कृपा आप पे बहुत ज्यादा ना हो उस कंडीशन में। सोनल जी, एक चीज यहाँ समझना चाहूंगी, क्या आईवीएफ बहुत से लोग समझते हैं कि लास्ट ऑप्शन यही है हमारे लिए? देखो, आईवीएफ आपके लिए लास्ट ऑप्शन है कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है ना। आपके समझने, देखिए, ट्रीटमेंट में आईवीएफ नहीं, उससे बात तो सरोगेसी भी आती है। बट आईवीएफ, अगर आपका ट्यूब बंद है तो आईवीएफ ही लास्ट ऑप्शन है आपके लिए, नो डाउट। बेटर एंड लास्ट। अगर ट्यूब्स बंद हैं और ये चीज़ कंफर्म हो गई है, तो आप रेदर देन कि मैं 10,000 यहाँ लगा दूँ, 5,000 वहाँ लगा दूँ, आप अपना पैसा इकट्ठा करो, आईवीएफ करो, बिकॉज दैट इज़ द मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अगर आपके ट्यूब्स दोनों ब्लॉक्ड हैं तो अनएक्सप्लेन में, तब भी मैं नहीं कहती, अगर आपको कारण नहीं पता है कि आपके बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, तब मैं आपको आईयूआई बोलूँगी, तब मैं टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बोलूँगी आप। हाँ, टाइम लिमिट है, टाइम कम है और आपको जल्दी उन चीजों पे रिस्पॉन्ड चाहिए, तो स्पीड भी बढ़ाएं, पर मैं स्पीड पे वो नहीं करती हूँ कि आपको चाहिए। ये चीज़ तो कभी नहीं होगी बच्चे के साथ कि आपको चाहिए तब होगा, कुछ तो भगवान के हाथों होगी ना चीज़ें, बिल्कुल, है ना। तो आप पहली चीज़, आप चाहते हो इस महीने आपके बच्चा हो तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी कराने ले जाओ, है ना। तो ये चीज़ फेलियर फिर रिजल्ट करती है, और फेलियर जो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी या किसी भी ट्रीटमेंट मोडालिटी का, वो बहुत डिप्रेसिव होता है। तो हमको इस तरह से डील नहीं करना है फर्टिलिटी को। हमको जो है
प्लानिंग चीज नहीं होती है कुछ भी फर्टिलिटी में। अगर आपकी शादी हुई है तो आप प्लानिंग कुछ मत करो, क्योंकि अगर आप प्लानिंग से कभी नहीं बच्चा होता है ना, प्लानिंग से कभी नहीं बेबी होगा कि नहीं हो। आपने कितने लोगों को देखा होगा, हम बेबी प्लान नहीं कर रहे, हो गया, फिर वो अबॉर्शन करा रहे हैं। तो प्लानिंग से सब कुछ नहीं होता है। अगर आपकी शादी हुई है, आप ट्राई करना स्टार्ट करिए, और अगर 1 ईयर में 2 ईयर में बेबी नहीं होता है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाइए। हाँ, बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, प्रॉपर एग्जामिन करवाएं बॉडी में। अच्छा डॉक्टर साहब, तमाम चीजें आपसे समझे, हम लोगों ने तमाम चीजों के बारे में बातचीत की। अब आखिरी आपसे सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे दर्शकों को आपकी तरफ से क्या सुझाव है जो ऐसे फेज से गुजर रहे हैं? देखिए, अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो पहली चीज आपको बच्चा प्लान करना है। हमारा फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा हो जाए, कि हमारे सपोर्ट आ जाए, ये सोचना हमको बंद करना है। क्योंकि आज मान लीजिए आप प्रेग्नेंट हुए तो 9 महीने बाद बच्चा होगा, आपके पास 9 महीने हैं सब कुछ अरेंज करने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज कि आप प्लानिंग मत करिए। आप प्लानिंग नहीं करोगे तो सही टाइम पे बेबी हो जाएगा। अदरवाइज 1 साल 2 साल तक अगर ट्राई करने पे बच्चा नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाएं। सीधे अगर बहुत पैसा है, सीधे आईवीएफ के लिए नहीं जाना है। थोड़ा सा वेट करिए और प्रॉपर डिटेक्ट कराइए, ट्रीटमेंट कराइए कि भाई हमारा बच्चा क्यों नहीं हो रहा है, उस चीज को ठीक कराइए। अब मैंने आपको जैसे बताया, छाला था बच्चेदानी के मुंह पे, अगर वो औरत नहीं ठीक कराती धीरे धीरे कैंसर में तब्दील हो जाता। तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी आगे जाके प्रॉब्लम बन जाए और बड़ी, इसलिए आपको प्रॉब्लम पकड़ना जरूरी है। और प्रॉब्लम अगर पकड़ में आ जाती तो तुरंत बच्चा हो जाता है ना। तो पहली चीज है कि अगर टेस्ट ट्यूब बेबी, आपका ट्यूब बंद है, आपके अंडे बिल्कुल खत्म हो गए हैं, है ना, या आपको अपना ही बच्चा चाहिए, शुक्राणु बिल्कुल कम है, तो उस केस में आप टेस्ट ट्यूब बेबी करा सकते हो। बट अगर आपकी ट्यूब खुली है और आपको पता ही नहीं है क्यों नहीं हो रहा है, तो पहले आप पता लगाइए क्यों बच्चा नहीं हो रहा है, उसके बाद ही आगे बढ़िए। तो मैं हमेशा बोलती हूं कि सबसे पहले आपको इन्वेस्टिगेट करना है, फिर ट्रीट करना है। बिल्कुल, थोड़ा जानकारी इकट्ठा करें तमाम डॉक्टर से, और मैं तो यहाँ पे कहूंगी सेकंड ओपिनियन जरूर। बिल्कुल, आईवीएफ से पहले आपको सेकंड ओपिनियन लेना है। यस, डेफिनेटली। कि जरूरी नहीं कि फर्स्ट जो डॉक्टर आपसे इंटरेक्ट हुआ है वो सही चीज ट्रू नहीं बता ट्रू रहा है। ट्रू। बिल्कुल। तो सोनल द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया Thank हमारे you साथ so जुड़ने much. के लिए Thank और you. इतनी अच्छी जानकारी हमारे Thank you. दर्शकों तक समझाने के लिए, क्योंकि तमाम ऐसे दर्शक हैं हमारे जो जानना चाहते थे कि बचपन को लेकर कितना जो प्रेशर होता है, क्या अफेक्ट करता है, कैसे हम उन चीज़ों से बाहर निकले। बहुत बहुत शुक्रिया सोनल। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे थे मेरे साथ जीएमडी न्यूज़ पर सोनल द्विवेदी जी से हमने खास बातचीत की और समझा आईवीएफ को कि क्या चीज़ है। और यहाँ पर मैं आपसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा पेशेंसली इन चीज़ों को लें, तुरंत आईवीएफ की तरफ ही मूव ना करें, सेकेंड ओपिनियन जरूर लें और डॉक्टर से प्रॉपर कंसल्ट के बाद ही आईवीएफ की तरफ मूव करें। तो देखते रहिए जीएमडी न्यूज़। नमस्कार।